नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। जिला प्रशासन सड़क पर उतरा, छात्रों की एकता ने किया कलेक्टर को मजबूर। छात्रों से मिलने पहुंचे कलेक्टर, छात्रों को दिया आश्वासन। युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, विशाल जुलूस निकालकर जताया विरोध। रोजगार न मिलने से परेशान युवाओं ने केंद्रीय सरकार के खिलाफ आवाज की बुलंद। ओमान में फंसी दुर्ग की बेटी, नौकरी का झांसा देकर बनाया गया था बंधक। प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार, पुलिस ने मदद का किया वादा। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षा को लेकर सभी सरकारें तरह तरह के दावे करती हैं, लेकिन उन दावों की पोल उस समय खुल जाती है जब अपने अधिकारों के लिए छात्रों को ही सड़क पर उतरना पड़ता है। ऐसा ही मामला बीते दिन सामने आया जब एकलव्य स्कूल के करीब 4 सैकड़ा छात्र अपने प्राचार्य की अभद्रता से त्रस्त होकर जिले के मुखिया से शिकायत करने पैदल ही 60 किलोमीटर पैदल निकल गए। बनाया जाता है हर बार। आदिवासी बच्चे हम लोग गलत है क्या सर? आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है सर। तो 400 बच्चे गलत हैं और 400 बच्चे पूरा गलत हो जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के एकलव्य विद्यालय में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों के साथ वहां के प्राचार्य द्वारा पिछले कई महीनों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिससे परेशान छात्र बीते दिन मैनपाट विकास खंड के एकलव्य विद्यालय के प्रभारी उप प्राचार्य के खिलाफ अभद्रता और अमर्यादित व्यवहार किए जाने पर मोर्चा खोलते हुए 400 से अधिक छात्र सरगुजा कलेक्टर से शिकायत करने 60 किलोमीटर पैदल ही निकल पड़े। हम लोग का आवाज को दबा दिया जाता है। हाँ। हम लोग का बात को आगे तक पहुंचने नहीं दी जाती है। हाँ। बस इतना ही है। हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पर कलेक्टर सर से ही बात करेंगे। जैसे ही एकलव्य के छात्र मैनपाट से पैदल अंबिकापुर के लिए निकले तो जिला प्रशासन में खलबली मच गई और प्रशासनिक दल अधिकारी तुरंत सड़क माध्यम से मैनपाट के लिए निकले और मैनपाट के तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा बच्चों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन प्रभारी प्राचार्य की अभद्रता और दुर्व्यवहार से परेशान बच्चे मानने को तैयार ही नहीं। उन्होंने ना तो तहसीलदार की बात सुनी और न ही अनुविभागीय अधिकारी की। विद्यालय में आके हमारे सामानों को छेड़ाछाड़ी किया जाता है। हाँ। विरोध करने पर हाथ उठाने की कोशिश, अभद्र व्यवहार किया जाता है। हाँ। आदिवासी बच्चों की स्वाभिमान की बात है भैया। हाँ। इस बार अगर बात नहीं सुनी गई ना तो हम लोग जिले के मुख्यालय में बैठे रहेंगे। तो अभी प्रशासन आई थी और आप लोगों को कुछ समझाइश दे रहे थे? आश्वासन हर बार मिलता है, हर बार हम लोग को बात दिया जाता है आगे। तो अभी कलेक्टर साहब से बात हुई क्या? नहीं। तो किससे बात कर रहे थे? अभी डीएम सर से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग अभी अंबिकापुर में ही जाके रुके। 400 छात्रों का ये दल मैनपाट से 40 किलोमीटर पैदल चलते हुए नवानगर तक जब पहुंचा तो सरगुजा जिले के कलेक्टर को तुरंत आना पड़ा और कलेक्टर सरगुजा संदीपन भास्कर विलास नवानगर के सड़क पर पहुंच गए, जहां सीधे जाकर छात्रों से मिलकर बात की। कलेक्टर से मिलने के बाद बच्चों ने ये आरोप लगाया कि प्रभारी उप प्राचार्य के द्वारा बच्चों को गाली देते हुए बात की जाती है, विरोध करने पर मारपीट की जाती है, छात्रावास से निकाल देने की धमकी भी दी जाती है। करीब 20 दिन पहले ये शिकायत करने पर अधिकारियों के द्वारा प्रभारी उप प्राचार्य को हटाया गया था, लेकिन रविवार की रात वे फिर छात्रावास पहुंच गए और मैं वापस आ रहा हूं कहते हुए गाली गलौज करने लगे। इसी बीच सरगुजा कलेक्टर ने एकलव्य विद्यालय के छात्रों के साथ काफी देर तक बातचीत चली, जहां कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि मैं इस पर त्वरित कार्यवाही करूंगा। इसके बाद एकलव्य विद्यालय के छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। क्या है कि प्राचार्य को हमने वहाँ से हटाया था, लेकिन माननीय न्यायालय का आदेश के अनुसार उनको फिर से वहाँ पदस्थापना किया गया, रोक लगवा दिए। बट हम न्यायालय में भी जाएंगे और उनको भी बता देंगे कि वहाँ वो नहीं जाएंगे। उन्होंने बता दिया, 1-2 बच्चे बोल रहे कि हमें थोड़ा सा प्रताड़ित किया है, तो उनसे आवेदन लेके मैंने पुलिस जो CSP साहब है उनसे भी बात किया है, तो एक प्रकरण दर्ज भी करेंगे और उन पर उचित कार्रवाई भी करेंगे। प्रताड़ित करने का अगर किया है नियमानुसार उस पर कार्रवाई भी। एकलव्य विद्यालय के छात्रों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब से कुछ दिन पूर्व भी जिला सूरजपुर में भी एकलव्य विद्यालय के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद अब सरगुजा जिले में भी एकलव्य विद्यालय के छात्रों के द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन किया गया।
क्योंकि अभी आप मैंने अधिकारियों को बता दिया है, मैं भी खुद है, बिकॉज जहाँ अव्यवस्था है उसका ठीक तो करेंगे ही। समय समय पर हम समीक्षा भी कर लेंगे, उसके बाद स्कूल में विजिट भी कर लेंगे। जैसे हमारे पास में 5-6 एकलव्य है, कुछ पुराने हैं, कुछ नए मतलब चालू हो गए, तो धीरे धीरे हर जगह पे हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक को हर व्यवस्था मिले। एक ही दिन में तो पूरा चीज़ ठीक नहीं किया जा सकता है, हमारा कोशिश बिल्कुल रहेगा कि हम उसको आने वाले समय में व्यवस्था ठीक कर सकें। सवाल ये है कि ऐसी क्या स्थिति बन रही है और सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। स्कूल बच्चों का है, उनका भविष्य का आने वाला टाइम तो बच्चों का ही है, इसलिए अच्छा शिक्षा देना, अच्छी व्यवस्था देना हमारा काम है, कर्तव्य है। इसलिए सब अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया जाता है और हम भी इसीलिए हैं। हम ये उनको निर्देशित भी करेंगे कि आने वाले समय पे जब भी ऐसा कोई इशू होता है, वो इशू आए ही नहीं, अगर आता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, कोई ढीलापन नहीं, नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। ऐसे सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला खनिज अधिकारी और कर्मचारियों का देवरी नदी में पिकनिक मनाने और रेत माफिया द्वारा अधिकारियों की मौजूदगी में ही नदी से रेत उत्खनन करने का मामला मीडिया में आने के बाद अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। छुट्टी पर प्रतिबंध के बाद खनिज अमला के पूरे स्टाफ मौज मस्ती में मग्न थे। मामले की जांच के लिए खनिज विभाग को नोटिस जारी कर दिया गया है। विधानसभा सत्र को लेकर जांजगीर चांपा कलेक्टर ने सभी विभागों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है और अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्टर की अनुमति से ही जिला मुख्यालय छोड़ने के आदेश दिए हैं। लेकिन जिले के खनिज विभाग अधिकारी हेमंत चेरपा की अगुवाई में खनिज विभाग के अधिकांश कर्मचारी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पिकनिक स्पॉट देवरी गए थे और नदी में नहाने का जमकर लुत्फ उठाया। इतना ही नहीं, भोजन का भी वही इंतजाम किया गया। खनिज अधिकारियों के इस पिकनिक और नदी के उत्खनन का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। खनिज विभाग के अधिकारी के ऊपर रेत माफिया से साठगांठ का आरोप भी लगता रहा। जिस स्थान पर खनिज विभाग के अधिकारी जल क्रीड़ा कर रहे थे, उसी नदी में थोड़ी दूर पर रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से कर रहे थे। इसकी गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की तैयारी में है। जिला प्रशासन को मीडिया के माध्यम से ही सूचना मिली है कि कल संडे के दिन जो है कहीं माइनिंग की स्टाफ पिकनिक मना रहे थे, उसी के बगल में जो है वो अवैध रेत का वो उत्खनन भी हो रहा था। यह जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है ना, और कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। इसके संबंध में जो है जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। जांजगीर चांपा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। इसके बाद शव को शहर से लगे जंगल के पास बोरी में बांधकर फेंक दिया गया। शव की शिनाख्त न हो इसलिए आरोपियों ने बोरे को जलाकर शव की पहचान छुपाने की भी कोशिश की। इसके बाद भी पुलिस ने युवक की सौतेली मां और ड्राइवर सहित मृतक के 2 सौतेले भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक फदाखार के जंगल के पास से रविवार शाम करीब 4 बजे अधजला शव मिला। सूचना पर पहुंची सिरगिट्टर थाना पुलिस ने शव को पहचान चांपा निवासी सब्जी कारोबारी रवि साहू के रूप में कराई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। ऐसे में आशंका थी कि उसकी हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद बोरी में बांधकर फेंका गया है। हत्या जांजगीर जिले में की गई थी। पुलिस के मुताबिक जिस बोरे में शव बांधा गया था उसके पास ही दूसरा बोरा भी पड़ा था। उस पर चांपा 2 बिलासपुर और एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। इसके आधार पर पुलिस चांपा के एक व्यापारी तक पहुंची और उससे पूछताछ में पता चला कि शव उसके पड़ोसी का है। पुलिस ने व्यापारी से सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि रवि साहू का उसके सौतेले भाइयों से अक्सर झगड़ा होता था। 31 जनवरी को भी उसके बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद से रवि और उसका एक सौतेला भाई नहीं दिख रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है और दोनों भाइयों को पकड़ लिया। सिरगिट्टी थाने में कल एक डेड बॉडी रविंद्र साहू नाम के पहले तो अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसको जला करके मारा गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले इसका मर्डर होकर के कहीं और से ला के इसको बॉडी इसकी डंप की गई है। जब इसमें जांच की गई तो घटनास्थल पे कुछ क्लू मिला। एक चिट पे मोबाइल नंबर कुछ जली अवस्था में मिला, बॉडी चूंकि जली हुई थी। उसके बाद उसको जब ट्रेस किया गया तो कुछ लोकेशन हमें सस्पेक्टेड लोकेशन कुछ व्यक्तियों के जांजगीर चांपा जिले में मिले
जब वहां टीम पहुंची तो उन्होंने कुछ संदेहियों को उठाया। अंततः मामला ये निकला कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के महिला ने अपने 2 बेटों के साथ मिलके, साथ साथ ड्राइवर के साथ मिलकर के ये रविंद्र यादव जो उसका सौतेला बेटा था उसका मर्डर कर दिया। उन दोनों में अक्सर महिला में और उसके सौतेले बेटे में परिवार में अक्सर विवाद होता था। इससे वो लोग छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर किए और उसकी बॉडी पहचान न हो इसलिए फदाहा खार सिरगिट्टी थाने में लेकर के आए। जंगल के बीच उन्होंने बॉडी को 4 दिन पहले फेंक दिया था और उसको जला दिया था। इसमें हम लोगों ने कुल 4 लोगों को अरेस्ट किया। 302, 201 IPC के तहत मामला दर्ज हुआ है और ACCU सिरगिट्टी थाने की पूरी टीम जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। चारों आरोपियों को हम लोग पुलिस अभी न्यायालय में पेश करने के बाद जुडिशियल रिमांड पे भेज रहे हैं। सिरगिट्टी से लगे फदाहा खार जंगल शुरू से ही आपराधिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इससे पहले भी यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। एक अन्य हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे आरोपी पुलिस से बचने के लिए फदाहा खार के जंगल में छिपे थे। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक युवती एक मुस्लिम देश ओमान में फंस गई है, जहां से उसने वीडियो के जरिए छत्तीसगढ़ और भारत सरकार विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। ओमान से दीपिका जोगी ने खुद ये वीडियो बनाया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई की खुर्सीपार की रहने वाली महिला रोजगार के लिए केरला की एक प्लेसमेंट कंपनी के जरिए ओमान गई हुई थी, जहां उसे ओमान में होममेड की नौकरी करने के लिए भेजा गया था। जिसके बाद दीपिका वहां जाकर फंस गई। 29 वर्षीय दीपिका बतौर हाउसमेड ओमान में नौकरी करने गई थी। दीपिका ने जारी वीडियो में कहा है कि वह भिलाई शहर की है और ओमान में आकर फंस गई है। उसने बताया कि यहाँ अच्छी नौकरी का झांसा देकर झूठ बोलकर यहाँ लाकर फंसाया गया है। उसने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। दीपिका ने बताया कि अच्छी नौकरी का झांसा देकर और झूठ बोलकर उसे यहाँ भेजा गया, जिसके बाद वह भारत लौटना चाहती है और जब जब वह भारत लौटने की बात करती है तब तब उसे मारपीट कर प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, मेरा नाम दीपिका है, मैं भिलाई शहर से हूँ और मैं ना यहाँ ओमान देश में आकर के फंस गई हूँ। सर, मेरे को कोई झूठ बोल के यहाँ पे ला के फंसाया है। मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ, पूरा बंद कर दिए हैं। मेरे को इन लोग मारे पीटे और फिर मैं बोली कि मुझे घर जाने दो, तो बोलते हैं इन लोग कि तुम मुझे 2 से 3 लाख रुपए दो, उसके बाद तुम जाना यहाँ से, वरना तुमको हम लोग जाने नहीं देंगे यहाँ से, वरना दूसरे जगह बेचेंगे और तुमसे पैसा वसूल लेंगे। सर, मैं क्या करूँ, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे दूसरी जगह नहीं बिकना है सर, मुझे बचा लीजिए। बहुत तकलीफ में हूँ सर, बहुत टॉर्चर करते हैं लोग, बहुत गाली गलौज भी करते हैं सर। दीपिका के पति जोगी मुकेश ने बताया कि 30 मई 2023 से दीपिका ओमान में है। उसे खाना बनाने का काम दिलाने के नाम पर खुर्सीपार के मुल्ला मोहम्मद इमरान खान, हैदराबाद निवासी अब्दुल, मस्कट निवासी वैजय के पड़ोसी के यहाँ खाना बनाने का काम दिलाने के नाम पर दुर्ग से हैदराबाद और हैदराबाद से मस्कट के लिए मई 2023 में भेजा गया। मस्कट एयरपोर्ट से दीपिका को हफीजा के घर जैनब लेकर गई। जैनब भारत की कई लोगों को काम दिलाने के नाम पर पहले भी मस्कट ले जा चुकी है। लोगों के कहने से दीपिका ने जैनब पर भरोसा किया और काम के लिए तैयार हो गई। ओमान में मुनीर और हफीजा के परिवार में दीपिका खाना बनाने का काम करती है, जिसके लिए उसके इंडियन बैंक खाते में हर महीने लगभग 25,000 रुपए भेजे जाते रहे। लेकिन दिसंबर के बाद उसका पारिश्रमिक रोककर उसे परेशान करते हुए बंधक बना लिया गया। वह जिस दंपति के घर काम कर रही, उनके 9 बच्चे हैं, जिनके द्वारा लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। वहाँ टूरिस्ट वीज़ा में भेज के फिर वहाँ पर उनका जॉब वीज़ा कुछ लगाया, जॉब वीज़ा वगैरह लगवा दिए। फिर लगवाने के बाद फिर वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि अपना उनको यहाँ से बोला गया था कि खाना बनाने के लिए लेके जा रहे हैं करके। फिर वहाँ जाने के बाद फिर पता चला कि वहाँ पूरा घर का काम कराया जा रहा है। तो फिर मेरे को ऐसा सब मामला पता चला, तो कैसे करना है, क्या नहीं करना है। मैं बोला कि चलो कर लो। फिर मैं फ़ोन किया उसके पास, अपने मालकिन के पास। तो मालकिन के पास फ़ोन किया कि मैं बोला ऐसा ऐसे किए, तो अगर नहीं जम रहा तो उनको भेज दो, तो अगर नहीं जम रहा तो भेज दो बोली। तो बोलती नहीं, अगर आपको चाहिए आपकी वाइफ तो आपको 2 से 3 लाख रुपए मेरा खर्चा मेरे को देना पड़ेगा, मेरा खर्चा मेरे को देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी वाइफ आपके पास आएगी, ऐसे बोलिए। वहीं
आरोपी मुकेश के द्वारा एसएसपी रामगोपाल गर्ग से चर्चा कर शीघ्र पहल करने को कहा है। एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि दीपिका से संबंधित सभी दस्तावेज जो जोगी मुकेश के पास है उससे जानकारी लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास रिपोर्ट सौंप मार्गदर्शन लिया गया है। दीपिका की वापसी के हर संभव प्रयास होंगे। केंद्र सरकार व विदेश मंत्रालय को पत्र भेज जल्द दीपिका को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। ये अभी हम लोग को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला और उसके पति के द्वारा भी एक शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सीएसपी छावनी को भी दिया गया था। उसके संबंध में उसके आवेदन पत्र की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद उचित कार्रवाई पुलिस के द्वारा जो संभव है वो प्रयास किया जाएगा। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। उदंती अभयारण्य के कोर एरिया से सागौन की अवैध कटाई का मामला सितंबर माह में सामने आया था, जिसकी जांच उपनिदेशक के द्वारा की जा रही थी। इस जांच की रिपोर्ट अब पीसीसीएफ को सौंपी जा चुकी है, जिसमें आरसी कन्हार के एसडीओ, डिप्टी रेंजर, वन रक्षक और चौकीदार पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। उदंती अभयारण्य के कोर एरिया में सागौन की तस्करी में बनमले की मिलीभगत सामने आई है। आरसी कन्हार रेंज के एसडीओ, डिप्टी रेंजर, वन रक्षक और एक चौकीदार पर मिलीभगत कर सागौन तस्करी में सहयोग करने का आरोप लगा है। मामले पर उपनिदेशक वरुण जैन द्वारा पीसीसीएफ को सौंपी गई 350 पन्ने की रिपोर्ट में है मिलीभगत का जिक्र। साथ ही उपनिदेशक ने रिपोर्ट सौंपते हुए संलिप्त अफसरों पर कार्यवाही की अनुशंसा भी की है और पूरा मामला उड़ीसा सीमा से लगे अभयारण्य के कोर एरिया में मौजूद जंगल से काटे गए सैकड़ों सागौन पेड़ से जुड़ा है, जिसमें अब तक 250 सागौन पेड़ों की गणना की जा चुकी है। बता दें कि सितंबर माह में उड़ीसा नवरंगपुर जिले में भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी की जब्ती के बाद जांच शुरू हुई थी, जिसमें वन विभाग के ही अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है। अभयारण्य के सागौन से बने फर्नीचर की उड़ीसा, आंध्र और पश्चिम बंगाल तक सप्लाई हो रही है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के रिसगांव कोर रेंज के एक प्रकरण सामने आया, जिसमें सागौन तस्करी में विभागीय अधिकारियों की भी जो है संलिप्तता पाई जा रही है। इसमें संदेह के जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि वहाँ के जो दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं उनके द्वारा 6-7 माह से जो है ये बात पता होने के बावजूद जो है उच्च अधिकारियों को ना बताना। फिर जब वन चौकीदार द्वारा जब डिप्टी रेंजर से जो है रीइंफोर्समेंट मांगा गया तस्करों को पकड़ने के लिए, तो उनके द्वारा उनको गुमराह करना। फिर एसडीओ द्वारा पूरी जो है छापेमारी कार्रवाई पर ही जो है सवाल खड़े करना और एंटी पोचिंग टीम पर जो है सवाल खड़े करना, ये भी जो है संदेह के दायरे में आता है। इसके अलावा जो बीट गार्ड हैं उनके द्वारा भी जो है कोई सूचना अपने उच्च अधिकारी को ना देना, ये सब जो है इशारा कर रहा है कि इसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं जो है इन अधिकारियों की इस तस्करी प्रकरण में अवश्य है, क्योंकि छापेमारी के समय जो है गांव वालों ने जो है पूरी टीम को घेर लिया था और उन्होंने बोला था कि इस तरीके से जो है आप सिर्फ छापामारी करके जो है आप ये काम बंद नहीं करा सकते जब तक आपके खुद के ही लोगों को आप नहीं पकड़ते हो तब तक। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर संविधान और आप हर बुधवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा प्रभारी एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी के नेतृत्व में लोरमी के युवाओं ने रोजगार दो न्याय दो कार्यक्रम के तहत मशाल रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में मशाल लिए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रोजगार की मांग करते हुए चले।
केंद्र की भाजपा सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते हुए सत्ता हासिल की थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उनका ये वादा जुमला साबित हुआ। जब भी युवा रोजगार की मांग करते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार उन्हें धर्म और नफरत की राजनीति में उलझाकर असल मुद्दों से ध्यान हटाने का काम करती है। ये कहना है युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी का, जिन्होंने मशाल रैली के दौरान कहा कि हमारी पार्टी 5 न्याय की लड़ाई लड़ रही है। युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। इस अभियान के पहले युवा न्याय के तहत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशाल मशाल जुलूस निकाला। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए तुकाराम चंद्रवंशी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात सिर्फ चुनावी जुमला है। वहीं केंद्र पर बैठे मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। केंद्र की बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जो लगातार देश के किसानों को, युवाओं को, शिक्षित बेरोजगारों को छलते आ रहे हैं, उनके अधिकार की लड़ाई सड़क पर उतर कर लड़ रहे हैं। हमारे नेता सदन में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल जी के साथ हम सब सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरे भारत देश में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में जो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात तो छोड़ दो, बल्कि 12 करोड़ लोगों की रोजगार छिन चुकी है। आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी वो मोदी की गारंटी बता रहे हैं। मोदी की गारंटी रोजगार में दिखानी चाहिए। आज धीरे धीरे 10 साल होने को है उनकी सरकार को। 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को, भारत के आवाम को रोजगार मिलने चाहिए थे, लेकिन आज पर्यंत तक 0 रोजगार है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ हम लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। लोरमी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमेश दिवाकर की रिपोर्ट। बालोद जिले में भाजपा ने नए अध्यक्ष की घोषणा की, जिसके बाद भव्य कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष ने नए जिलाध्यक्ष को कार्यभार सौंपा। बालोद जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के बाद पवन साहू ने अपने अध्यक्षीय कार्यालय की शुरुआत भव्य समारोह के रूप में की। पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने आगे कार्यालय के लिए पवन साहू को कार्यभार सौंपा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां नए पद के साथ ही जिलाध्यक्ष पवन साहू ने कार्यकर्ताओं को 2 टूक कहा कि इस बार अब परिक्रमा नहीं चलेगी बल्कि पराक्रम चलेगा और अंतिम पंक्ति के उन कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा जो इसके लिए हकदार हैं और काम करने वालों का हमेशा सम्मान किया जाएगा। हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता सबसे समन्वय बनाकर पूरे बूथ में हम जीतने का 51% हमारा लक्ष्य है। हम उसको 55% के लक्ष्य लेकर काम करेंगे। निश्चित आने वाले समय में हम अपने पार्टी के दिए हुए, प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा दिए हुए सभी कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से करते हुए, चाहे गांव चलो अभियान हो, नमो ऐप हो, दीवार लेखन का काम आया हो, हम सबको बहुत अच्छे से करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए उनसे काम लेंगे और सारे कार्यकर्ताओं के बल पर तीनों विधानसभा को बहुत अच्छे मत से हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार को भाजपा ने जिले से अब प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा, पार्टी एक परिवार है, परिवर्तन लगा रहता है। अब चूंकि नई जिम्मेदारी मिली है तो पार्टी को मजबूत करने के साथ ही हम प्रदेश नेतृत्व से जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन चलते रहता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रदेश कार्य समिति का जो दायित्व दिया है, निश्चित तौर से जिला अध्यक्ष होने के नाते भी प्रदेश नेतृत्व जो बात, राष्ट्रीय नेतृत्व जो बात कहता है उसी को हम करते थे। आगे भी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमको आह्वान किए हुए हैं उस विषय पे ही हम भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दानवीर साहू की रिपोर्ट। लंबे समय से हसदेव जंगल में लगातार हो रही पेड़ों की कटाई रोकने और जंगल को संरक्षित करने के लिए आंदोलन जारी है, जिसके लिए बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन से पदयात्रा की शुरुआत हुई है। ये पदयात्रा पूरे सरगुजा संभाग का भ्रमण कर लोगों को इस आंदोलन से जोड़ेगी। हसदेव जो जंगल है वो उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें सूरजपुर और सरगुजा के साथ कोरबा जिला का क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ भारत सरकार ने कोयला उत्खनन के लिए खदान खोले जाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन यहाँ रहने वाले आदिवासी जंगल की कटाई पर लंबे समय से विरोध जता रहे हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी कई आंदोलन हो चुके हैं।
वहीं ये इलाका 5वीं अनुसूची में आने की वजह से इस क्षेत्र में खनन करने के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लेना जरूरी है। लेकिन आंदोलन कर रहे लोगों का दावा है कि इस संबंध में कोई मंजूरी ग्राम सभा के द्वारा नहीं दी गई है। बहरहाल पूर्ववर्ती सरकार के समय से शुरू हुआ ये आंदोलन आज भी पहले की तरह ही जारी है। सरगुजा अंचल में जो अडानी की जो लूट है, उस लूट को रोककर आदिवासियों की वन संपदा, आदिवासियों की सांस्कृतिक संपदा, आदिवासियों के धार्मिक संपदा, उसको रक्षा कैसे करें, सरगुजा वासियों को अपने जल जंगल जमीन के लिए बचाने के लिए कैसे आगे आए, इस दिशा में प्रकाश डालेंगे। मूल उद्देश्य है कि जल जंगल जमीन को हसदेव को बचाना और लुटेरे के चुंगल से मुक्त कराना। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक स्वागत के लिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा 7 जिलों से होकर गुजरेगी। वहीं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के कार्यकर्ताओं को कोरबा के चोटिया में मिलने का समय दिया गया है। यात्रा में कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी के एमसीबी जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बताया कि न्याय यात्रा को लेकर हर जिलों में समितियां बनाई गई हैं और सभी को जिम्मेदारी दी गई है और कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिले के लोगों को चोटिया में मिलने का समय दिया गया है। न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता में भी बहुत उत्साह है और हर जिले पर इसकी न्याय यात्रा को लेकर समितियां बनी है। इसमें सभी को जिम्मेदारी दी गई है। कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिला के लोगों को चोटिया में मिलने का समय दिया गया है। इधर के जितने कार्यकर्ता और जनता जो लोग राहुल जी से मिलना चाहते हैं, उनके न्याय यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वो सभी चोटिया में उनसे संपर्क करेंगे। कोरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले खड़गवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 30 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 1,65,000 रुपए एवं एक टाटा की कार जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई शराब परिवहन में पकड़ी गई। जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले खड़गवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मध्य प्रदेश के बिजरी से एक कार में 30 पेटी अंग्रेजी गोवा की शराब परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी करके पकड़ा है। खड़गवा थाना प्रभारी आरएन गुप्ता ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 30 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी कुल कीमत करीब 1,65,000 रुपए के साथ करीब 12 लाख रुपए की टाटा की एक कार पकड़ी गई है, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब को आरोपियों के द्वारा सरगुजा जिले के लुंड्रा ले जाया जा रहा था। आरोपियों को पकड़कर पूछताछ करते हुए आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। रात्रि गश्त के दौरान हमें सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश तरफ से एक कार में अंग्रेजी शराब खड़गवा होकर आ रही। मुखबिर सूचना पर हमने स्टाफ लेकर घेराबंदी किया और बर्दर जो बांध है उसके पास नाकाबंदी करके एक पिकअप कार जिसका नंबर है CG 15EA 3571 को रोक कर चेक करने पर गाड़ी में दया साहब बैठा था और एजराज खान चला रहा था। जब गाड़ी का हमने तलाशी लिया तो डिग्गी में और सीट में 30 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब मिला और मौके में ही जब्ती कार्रवाई किए हैं और दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड दिया। एमसीबी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज,
भारत की बात।